Good evening, everyone. A very good evening to all of you, and welcome to Exam Those, my dear students. I'm back again with another student who has cracked RRB JEE 2024 examination. So I have with me Deepak Kumar. तो दीपक ने बेटा आरआरबी जेई 2024 क्रैक किया है। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे दीपक के लिए चैट में दिल बना देंगे, चैट में कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे सभी लोग, क्योंकि यार बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आरआरबी कोई छोटा एग्जाम नहीं है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और रेलवे का एंट्री लेवल एग्जाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। तो यार एप्रिसिएशन तो बनता है, कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है। तो इस वीडियो के अंदर हम दीपक से उनकी जर्नी जानेंगे, उनके चैलेंजेस जानेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपक एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेट मी एंड सर। सर, ये आपके बिना सर पॉसिबल नहीं था, मुझे लगता है शायद। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि आप कौन से जोन से फॉर्म भरे थे और आपके मार्क्स कितने आए इस बार आरआरबी के अंदर। यस सर। सर, मेरा जोन आरआरबी जोन मुंबई है। और सर मेरे आरआरबी जेई में मार्क्स हैं सर 114.5, सर 114.5। ओके। तो दीपक भाई, जैसे इस बार हमने देखा कि मुंबई का रिजल्ट सबसे लेट आया, तो कुछ यस सर। एंजाइटी हो रही थी रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद, यार कि मुंबई वाले देर लगा रहे हैं, होगा नहीं होगा, या फिर श्योर था कि हो ही जाएगा। नहीं सर, मतलब काफी हद तक तो श्योर ही था, क्योंकि जैसे प्रिपरेशन थी सर वैसा ही एग्जाम किया था। और सर बट सर एक एंजाइटी तो रहती है रिजल्ट आने से पहले, तो सर वो तो थी कि क्या होगा, होगा कि नहीं सर। तो वो तो थी सर। तो दीपक भाई, रिजल्ट आने के बाद कैसा माहौल था, किसको आपने सबसे पहले बताया और कैसा उन लोगों का रिएक्शन आया। सर रिजल्ट वाले दिन सर पहले ही पता चल गया था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो सर उस दिन सर काफी टेंस माहौल था। और सर जैसे ही रिजल्ट आया तो जैसे ही सर मैंने चेक किया, तो सर पहले तो सर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। बट सर उसके बाद फिर मैंने सर अपने घर वालों को बताया, फिर उसके बाद सब बहुत खुश हुए थे सर। तो यार सब लोग काफी खुश थे। दीपक भाई, अगर मैं यस इस सर। बारे में आपसे पूछूं कि आपकी पूरी जर्नी में आपकी पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ऐसा पर्सन रहा है जिसका सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट मिला है और काफी क्रूशियल रोल प्ले किया आपके सिलेक्शन में। सर सबसे ज्यादा सर मैं बताऊँ तो सर मेरे को सबसे शुरुआत से ही सर मेरा सर भाई है एक सोम सर, उसने मेरे को गाइड किया है शुरू से ही। सर उसने HBT से बीटेक किया, HBT कानपुर से। सर उसने ही आपको आपके बारे में मेरे को बताया था कि अंकित गोयल सर करके हैं, तो उनसे पढ़िए। तो सर मैंने डिप्लोमा सर 2021 में पास किया था सर, उसके बाद मैंने बीटेक ज्वाइन किया था। तो सर मैं आपको सर बीटेक के टाइम से ही फॉलो कर रहा हूँ, बट सर उस टाइम पे मेरी तैयारी सर बिखरी बिखरी थी सर। मैं कभी गेट का सोच रहा था सर, कभी जेई का सोच रहा था। तो सर उस टाइम पे सर मैं फोकस नहीं कर पाता कि सर क्या एग्जाम प्रिपेयर करूँ। लेकिन सर जैसे ही जब आपने सर जो जेई वाला कोर्स लॉन्च किया था सर फर्स्ट टाइम SSC जेई के लिए, तो सर मैंने वो वाला कोर्स परचेज किया था सबसे पहले। और सर उसी कोर्स से सर मैंने SSC जेई का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। बट सर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था, क्योंकि सर SSC जेई, क्योंकि सर मेरा पहला एग्जाम था कोई टेक्निकल एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई किया था। तो सर उसके बाद क्या है कि सर मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मेंस के लिए, तो उस वजह से सर मेरा मेंस थोड़ा अच्छा नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद जस्ट तुरंत बाद सर आरआरबी जेई आ गया था, तो मैं तुरंत एक भी दिन सर बिना गवाए सर मैं आरआरबी जेई की प्रिपरेशन में सर लग गया था। और फिर सर मैंने आरआरबी जेई आज करके लिया। तो दीपक भाई, जैसा आपने बताया कि आपने जब डिप्लोमा किया उसके बाद आप डिग्री में आए, तो आपको डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए। तो यार, जो भी बच्चे इस यस दुविधा सर। में फंसे हैं कि उनको गेट देना चाहिए, एई जेई की तरफ जाना चाहिए, या किसी नॉन टेक्निकल की तरफ पूरा पिवट कर जाना चाहिए, तो क्या पॉइंट्स उन्हें कंसीडर करने चाहिए जिससे कि ये डिसीजन वो लोग ले पाए। सर ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि सर उनकी कंडीशंस कैसी हैं, सर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनके पास बैकअप कैसा है। तो सर मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि सर मैं और ज्यादा 2-3 साल तक प्रिपरेशन कर पाऊँ। तो सर मैं जल्दी से जल्दी सर कोई जॉब अपना कोई सोर्स ढूंढ रहा था। तो सर मुझे लगा कि शायद मैं SSC जेई आरआरबी जेई जल्दी एज कम्पेयर टू गेट क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो सर इसीलिए मैंने जेई को चूज किया था सर एज कम्पेयर टू गेट।
हाँ, तो कई बार गेट के अंदर मल्टीपल ड्रॉप लग जाते हैं। तो यार ये यस बहुत सर। अच्छा पॉइंट दीपक भाई ने बताया कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखिए और साथ साथ अपना टेक्निकल भी देखिए। अगर कोई टेक्निकली यस सर। बहुत केपेबल है, अच्छे कॉलेज को बिलोंग करता है, मे बी कॉलेज से अच्छा हो गया, या कॉलेज के टाइम से ही उसने स्टार्टिंग से कोचिंग कर लिया, टेक्निकल उसका बहुत स्ट्रांग हो गया, तो गेट के लिए सोच सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि परिवार को सपोर्ट करना है, जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए, फेलियर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो शायद एई जेई वाला आपके लिए बेटर होने वाला है। तो यार जब तुमने एई जेई का डिसीजन लिया, तो ऑब्वियसली यार एई जेई के अंदर टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी आता है, तो टेक और नॉन टेक यस को सर। कैसे बैलेंस करके चले? यस सर। सर डिप्लोमा के बाद जब सर मैंने 2021 में सर डिप्लोमा पास आउट हुआ था, तो सर उस टाइम पे सर कोरोना का टाइम चल रहा था। तो सर उस टाइम पे मैंने एसएससी के एक एग्जाम दिया था, एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, तो सर उसमें सर नॉन टेक एग्जाम होता है सर। तो उस टाइम पे मैंने सर कोरोना टाइम में अपना सर नॉन टेक तभी कंप्लीट कर लिया था। तो सर मेरे को अभी नॉन टेक में सर दोबारा से पढ़ने की नीड नहीं है, बस रिवीजन और प्रैक्टिस सर मैंने की थी बस नॉन टेक के लिए। और बाकी सर टेक्निकल का अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन किया था सर। यार दीपक, जनरली देखो, जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उनका टेक्निकल में तो इंटरेस्ट जल्दी आ जाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि कॉलेज में भी मदद कर रहा है या डिप्लोमा में मदद कर रहा है टेक्निकल पढ़ने से। बट नॉन टेक्निकल पे फोकस कैसे किया जाए, क्योंकि एक तो सिलेबस इतना वास्ट है, प्लस उनके डोमेन का वो है नहीं, तो बच्चे इंटरेस्ट कैसे लें? यस सर। यस सर। सर सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि सर वो नॉन टेक को इग्नोर कर देते हैं और पूरा टाइम और अपना सर फोकस टेक्निकल पर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सर सबसे पहली और बड़ी गलती तो ये है कि सर सर टेक्निकल को और नॉन टेक्निकल को सर बराबर टाइम देना चाहिए, क्योंकि सर मार्क्स दोनों के बराबर ही मिलते हैं एग्जाम में। और सर अगर इंटरेस्ट की बात है तो सर सर ऐसे टीचर सर हमको सेलेक्ट करने चाहिए कि सर जो अच्छे तरीके से हमको सर समझा पाए। और अच्छे जैसे कि सर एग्जाम दोस्तों में सर मैंने देखा था सर कि जो सर अनुराग सर हैं और सर बाकी सर जो हैं अच्छा जिनका कंटेंट है सर जो वो अच्छा सर डिलीवर कर पाते हैं, तो सर उस तरीके से अगर सर करते हैं तो अ, मुझे नहीं लगता सर कि कोई दिक्कत आएगी किसी को। तो बेसिकली एक अच्छा टीचर मिल जाए तो नॉन टेक्निकल कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, उतना डिफिकल्ट रहता नहीं है जितना बाहर से दिखता है। अब यस दीपक सर। भाई देखो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे गेट हो चाहे एई जेई हो, जर्नी तो लंबी होती है। ऐसा नहीं है कि यस दो सर। महीने 3 महीने 4 महीने की जर्नी है। तो यार इस जर्नी में यस सर। अप्स एंड यस सर। डाउन्स भी आते हैं, तो पर्टिकुलरली यस सर आपकी बहुत। जर्नी में ऐसा कौन सा लम्हा रहा, ऐसा कौन सा मोमेंट रहा जब आप बहुत डाउन फील किए, और फिर कैसे उसको आप ओवरकम किए? सर मुझे लगता है कि सर तैयारी के दौरान मुझे सर डेली ऐसा लगता होगा कि आज मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता था सर डेली। बट सर कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन होता है कि सर होगा कि नहीं होगा। बट सर एक मोटिवेशन ये रहता है एक कि सर कि जब जिस दिन होगा तो उस दिन फीलिंग क्या होगी। सर जैसे कि आज मैं वो फीलिंग फील कर पा रहा हूँ कि तो सर इसी दिन के लिए सर यही मोटिवेशन था कि सर कि मैं हार्ड वर्क करूं और सर मैं पढ़ता रहूं। और सर सबसे बड़ी चीज कि सर आपके जब ऑनलाइन सर कोर्सेस होते हैं तो सर उसमें बहुत ज्यादा लोग आपके आसपास नहीं होते हैं, आप अकेले तैयार होते हैं लाइब्रेरी में या घर में होते हैं। तो सर आपके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं बातें करने को, अपनी फीलिंग शेयर करने को। तो सर कुछ ऐसे लोग आपके पास होने चाहिए, कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कि सर जब भी आप ऐसे डाउनफॉल आपका हो तो आप उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं और बात कर पाएं और उनसे गाइडेंस ले पाएं सर। तो बच्चों देखो, दीपक के पॉइंट में मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि देखो, आप अगर अपनी लाइफ में ऐसे लोग सीख कर रहे हो जो आपको सपोर्ट कर पाए, जिनसे आप बात कर पाए, बट ऐसे लोगों को बहुत केयरफुली चुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि यस सर। हर कोई बंदे पे आप ऐसा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि यार आपने अपना इन एंड आउट सब चीजें शेयर कर दी। नॉट एवरी पर्सन इज दैट ट्रस्ट वर्दी, बट हाँ, लाइफ में एक या दो ऐसे स्पेशल फ्रेंड, रिलेटिव, कोई तो ऐसा होना चाहिए जहां पे आप अपने बैड टाइम्स के अंदर शेयर कर पाओ और आपको वहां से सपोर्ट मिले, ऐसा नहीं कि जजमेंट मिले यस कि सर। अरे यार तू तो हार मान गया, या फिर तुमको डिमोटिवेट कर दे। रैदर देन दैट, आपकी सिचुएशन को समझ के आपको मोटिवेट करे, ऐसे लाइफ में कुछ ना कुछ लोग होने बहुत जरूरी हैं। और देखो यार, जैसा दीपक ने बोला ना, ऐसा जरूर फील होगा जर्नी के अंदर कभी ना कभी कि यार नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब बहुत सी चीजें दांव पे लगी हैं, जैसे दीपक ने बोला कि यार परिवार को सपोर्ट करना है, तो डर उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं हुआ तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, यस क्या सर। चीज अपनी फैमिली को बोलूंगा।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपनी सफलता को विजुलाइज करते हो, आप उस दिन को विजुलाइज करते हो, महसूस करते हो, जिस दिन रिजल्ट आएगा कैसा महसूस होगा, मे बी मेरे साथ या किसी और चैनल पे जाके आप इंटरव्यू करोगे कैसा महसूस होगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे कैसा महसूस होगा, पहली सैलरी आएगी तो कैसा महसूस होगा। तो जब आप ये सारी चीजें महसूस करते हो, विजुलाइज करते हो, तो ये आपके खुद के लिए एक मोटिवेशन बन जाता है और एक पॉजिटिव फीडबैक आपको मिलने लगता है, मतलब कि आपकी एनर्जी बढ़ने लगती है रैदर देन कि घटे। तो जब भी नेगेटिव फीलिंग्स को काउंटर करना है, हमेशा विजुअलाइजेशन का आप सहारा ले सकते हो और उस दिन को महसूस कर सकते हो जो आप आगे फेस करोगे, और फिर आपको आपकी सारी मेहनत, सारी थकान वर्थ इट लगेगी। तो कितना भी डाउन फील हो यार, कितना भी लगे कि आज तो बहुत थक गए, नहीं हो पाएगा हमसे, बस उस एक दिन को याद रखना जिस दिन ये सारी मेहनत आप लोगों के रंग लेकर के आएगी। अब यस दीपक सर। भाई अगर टेक्निकल पे आए तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी, कैसे आपने सब्जेक्ट्स में अपने टाइम को डिवाइड किया, किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया और कैसे एक एक सब्जेक्ट को मास्टर किया? सर मैंने आपका कोर्स लेने के बाद सबसे पहले सर अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, सारे सब्जेक्ट्स जितनी भी सर जेई एग्जाम्स में सर पूछे जाते हैं। और सर आपने सर जितना सर जेई एग्जाम में पूछा जाता है सर उससे कहीं ज़्यादा ही सर कराया था। तो सर सबसे पहले सर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर सर मैंने रिवीजन और सर प्रैक्टिस, सर मैंने बहुत रिवीजन और बहुत प्रैक्टिस किया था सर। और सर मुझे लगता है कि सर सबसे ज्यादा जो बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सर वो रिवीजन को सर इग्नोर कर देते हैं। तो सर मुझे लगता है कि सर रिवीजन और प्रैक्टिस ही इस प्रिपरेशन फेज में सर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो हमको सिलेक्शन के और ज्यादा करीब सर लेके जाती है। दीपक भाई जैसे आपने बोला सिलेबस कवर किया, अब सिलेबस कवर करने के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे वीडियोस देखते चले गए, तो उनको भी लगेगा अगर वो आखिरी वीडियो तक पहुंच नहीं गए कि सर। सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये आपके लिए सर केवल सिलेबस कवरेज का तरीका क्या था? यस सर। सर बहुत से लोग होते हैं कि सर केवल वीडियो देखने को ही सर सिलेबस कवर करना समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। सर मेरे साथ क्या था कि सर जब सर मैंने आपका कोर्स लिया था तो सर मैं फाइनल ईयर में था। तो सर मेरी क्लासेस भी होती थी सर, मैं लाइव क्लास आपकी अटेंड नहीं कर पाता था। तो सर मैं रिकॉर्डेड ही देखता था। तो सर आप सर उसमें जब क्लास कराते थे तो सर उसमें शॉर्ट नोट्स आपके मार्क कराते थे। तो सर मैं केवल वो शॉर्ट नोट्स को ही अपने नोट्स में सर क्या बोलते हैं लिखता था। और बाकी जो पीडीएफ थी वो पीडीएफ को मैं अपने लैपटॉप में सर सेव करके रखता था कि अगर कोई भी आगे मेरे को रिवीजन करना रहा और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं उससे देख लूंगा। और सर मैं साथ के साथ सर वो जो शॉर्ट नोट्स होते थे आपके सर वो मैं उनको अपनी नोट में लिख लेता था। फिर उसके बाद सर जैसे ही सर आपकी सर आपके कोर्स की सर सबसे अच्छी बात ये थी कि सर हर क्लास में एक असाइनमेंट मिलता था। तो सर जब मैं एक असाइनमेंट जब तक पूरा नहीं कर लेता था, उसको सॉल्व नहीं कर लेता था, तब तक मैं सर अगली क्लास नहीं देखता था। पहले एक असाइनमेंट करके फिर अगली क्लास देखता था। ऐसे सर मैं मेरा सर ये स्ट्रेटेजी थी सिलेबस कवर करने की। तो बच्चों देखो, एक चीज समझना होगा आप लोगों को, सिलेबस करने के तीन एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला आपने वीडियो देखा, वीडियो के बाद चाहे तो आपने नोट्स रिवाइज किया और चाहे तो आपने शॉर्ट नोट्स लिख लिया, दैट इज रिवीजन। एंड थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस। अब आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी मटेरियल से कर रहे हो, या जैसे मेरे लेक्चर में असाइनमेंट है उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तीसरा एलिमेंट आ जाता है प्रैक्टिस। जब ये तीन चीजें होती हैं तब हम कह सकते हैं कि एक टॉपिक अब हमने पढ़ लिया है और अब हमने अच्छे से उसको समझ लिया है। अब उसके यस बाद आपको अगले टॉपिक पे जाना चाहिए। फिर दीपक भाई आपने बोला आपने रिवीजन और प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया। देखो सिलेबस में कोई कोई टॉपिक जैसे बहुत लंबा है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मुझे ट्रांसफॉर्मर रिवाइज करना है। अब रिवीजन यस कैसे सर। किया जाता है? सर रिवीजन के लिए सर मैंने बताया था कि सर जो आप शॉर्ट नोट्स मार्क कराते थे, तो सर सबसे पहले तो सर मैं उन्हीं शॉर्ट नोट्स को देखता था। सर अगर उन शॉर्ट नोट्स से भी कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे सर आपने बताया ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर सर कोई टॉपिक आ गया, एडी करंट आएगा, कोई भी टॉपिक आएगा और जो मेरे को नहीं समझ आ रहा है बहुत ज्यादा उन शॉर्ट नोट्स के बाद भी, तब सर मैं आपके सर वो जो लॉन्ग नोट्स होते थे सर उनको प्रेफर करता था। बट सर उनकी जरूरत बहुत ही कम टॉपिक्स में होती थी, क्योंकि सर जब मैं आपके सर सबसे पहले सर मैं जब मैं वीडियो कवर कर रहा होता था सर उसी टाइम पे मैं उसको पूरा सर कवर करके ही समझ के ही सर आगे बढ़ता था। जब तक मेरे को एक टॉपिक सर पूरा समझ नहीं आया था तब तक मैं सर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव नहीं करता था। तो सर एक तो सर ये था। और सर दूसरा सर पीवाई क्यूज, सर मैं मेरे पास पीवाई क्यू
के सारे बुक्स थी, तो सर मैं पीवाईक्यूज के थ्रू सर रिवीजन और प्रैक्टिस सर अच्छे से करता था। दीपक भाई, अक्सर एक प्रॉब्लम ये भी आता है बच्चों का, जैसे कि हम एक सब्जेक्ट से दूसरे पे स्विच करते हैं तो पिछला सब्जेक्ट भूल जाया करते हैं। तो यस सर। सभी सब्जेक्टों को साथ लेके कैसे चला जाए, या पीछे कवर्ड सब्जेक्ट को कैसे मैं मेंटेन करूं? यस सर। तो सर सबसे पहले सर एक सर टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है कि सर हमने सर मैं सर हमेशा अपने आप को सर एनालाइज करता रहता था कि सर मेरा कितना सिलेबस बचा है, कितना कवर हो गया है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने बाकी हैं, या कितने टॉपिक्स मेरे को पढ़ने बाकी हैं। तो सर मैं एक डायरी मेंटेन करता था हमेशा अपने साथ। तो सर जितने भी सब्जेक्ट या मेरे हो जाते थे कंप्लीट, सर मैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट रखता था रिवाइज करने के लिए डेली बेसिस पर सर, कि मेरे को आज इस सब्जेक्ट का जो कंप्लीट हो गया, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक आज मेरे को रिवाइज करना है। और सर जो बाकी सर जो फर्दर जो टॉप सब्जेक्ट सर जो बचे हैं करने के लिए, सर उनके लिए मैं ज्यादा टाइम रखता था। तो बेसिकली आप एक लॉग बुक मेंटेन करते थे जहां से आपको आइडिया लग जाता है कितना सिलेबस हो गया, कितना पेंडिंग है। अब दीपक यस भाई सर। देखो, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जो है ना टेस्ट से काफी ज्यादा भागते हैं, क्योंकि टेस्ट में कम नंबर आने से कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन तो आता ही है। तो आपने यस सर। अपनी शेड्यूल में या अपनी तैयारी में कैसे टेस्ट सीरीज को इनकॉर्पोरेट किया? और अगर टेस्ट में कम नंबर आए तो कैसे खुद को वापस मोटिवेट किया कि नहीं यार, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी? ये सर टेस्ट सबसे मुझे लगता है कि सर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि सर शुरुआत में तो ऐसा होता है कि सर जब आप टेस्ट देंगे तो आपके नंबर कम आएंगे, और सर उससे डिमोटिवेशन तो होता ही है सर। बट मेरे साथ क्या होता था कि सर जब भी मैं टेस्ट देता था और मेरे नंबर जब कम आते थे, तो सर मैं बहुत परेशान हो जाता था सर। मेरे को नींद नहीं आती थी कि मेरे आज इस मौके में इतने नंबर कम कैसे आ गए। लेकिन सर उसके बावजूद मैं एक चीज करता था कि सर उस टेस्ट को अगले दिन सर बहुत ही केयरफुली एनालाइज करता था। एक एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है और जो क्वेश्चन मेरे से छूट गया है या गलत हो गया है, तो सर मैं उस एक एक क्वेश्चन को बहुत केयरफुली एनालाइज करके, और सर ऐसे सारे जेई एग्जाम्स में क्या होता है कि सर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ना तो सर सिलेबस में कंप्लीट कराए गए होते हैं और ना ही कहीं किसी बुक में दिए गए होते हैं। तो सर ऐसे क्वेश्चंस के लिए सर मैं क्या करता था कि एक कॉपी में उन क्वेश्चंस को अलग से नोट कर लेता था सारे क्वेश्चंस को। तो उस कॉपी को सर मैं डेली बेसिस पे आधे घंटे या एक घंटे के लिए सर डेली बेसिस पे मैं रिवाइज करता था। तो और सर और सर जो बाकी के सर जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गई थी, या और जो बाकी के क्वेश्चन छूट गए थे या टाइम नहीं मिल पाया था, तो सर उन क्वेश्चंस को और ज्यादा एनालाइज करके सर तो और जैसे अगले टेस्ट के लिए सर मैं लिख के रखता था पॉइंट्स के, मेरे को क्या क्या चीजें अगले जो मैं टेस्ट दूंगा उसमें क्या क्या मिस्टेक्स मेरे को नहीं रिपीट करनी है। तो यार ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों, जब भी टेस्ट में मार्क्स कम आए कि अच्छे आए, एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्योंकि टेस्ट आपके लिए ना एक फीडबैक है। अब जैसे आप किसी टीचर से पूछो कि सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सर मैं सही रास्ते पे हूं या नहीं हूं, तो ये सब सवाल का जवाब टीचर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो आपको पर्सनली तो जानता नहीं है। लेकिन टेस्ट यस का सर। रिजल्ट आपको जरूर ये समझा देगा कि आप सही ट्रैक पे हो या गलत ट्रैक पे हो। तो टेस्ट आपके लिए एक दोस्त है, आपका एलॉय है। तो आपकी मदद कर रहा है रेदर देन कि वो आपको अपोज कर रहा है। तो टेस्ट के मार्क्स पे खुद को जज मत करो, बट वहां से अपनी कमियां ढूंढ करके उन पे इंप्रूव करने पे काम करो। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं बेटा दीपक भाई से आपको काफी सारी चीजें मिली होंगी जानने के लिए। और दीपक, आपकी जर्नी में अगर कोई ऐसी चीज रही है जिससे कि बच्चे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, अगर मैं कहूं कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी इस जर्नी से जो आपने सीखा हो? सर सर जब मेरा एसएससी का सर प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, तो सर तब मैं सर काफी खुश था, और सर काफी सर ओवर एक्साइटेड हो गया था सर मैं। उस वजह से सर मेरा मेंस जो मेंस एग्जाम सर अच्छा नहीं हो पाया था। तो सर मैं सबसे पहले तो सर यही बोलना चाहूंगा कि सर आरआरबी जेई हो या एसएससी जेई हो, सर केवल एक फेज का एग्जाम नहीं है ये। काफी लंबा एग्जाम है और लंबी तैयारी है। तो सर इसमें डिमोटिवेशन और ओवर मोटिवेशन सर दोनों ही आपको सर इस सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। तो और सर दूसरी चीज ये है कि जब भी सर आपको सर डिमोटिवेशन या फील हो, तो सर आपके पास ऐसे कुछ लोग होने चाहिए, जैसे कि सर ने बताया ट्रस्टवर्दी लोग होने चाहिए, जो सर आपको उस टाइम पे सर ऐसा फील कराएं कि आप
उस तैयारी के फेज को सर ना छोड़ें और मोटिवेटेड रहें। और सर जैसे ही सर मेरा मेंस का रिजल्ट आया था, एसएससी मेंस का रिजल्ट, मैं फेल हो गया था, तो सर मैंने तुरंत सर कि मैं परेशान हो रहा हूँ और सर ये कर रहा हूँ, तो सर मैं ना करते हुए सर तुरंत एक भी दिन ना गवाया, मैं सर तुरंत आरआरबी जेई की तैयारी में जुट गया था। तो सर अगर आप सर एक एग्जाम में फेल होते हैं तो सर वो आपका करियर डिसाइड नहीं करता है कि आपको कहाँ पहुंचना है। तो सर उसको लेट गो करके सर मुझे लगता है कि सर आगे के जो एग्जाम है उन पर फोकस करना चाहिए, इसीलिए। चलो यार, बहुत अच्छी बातें मालूम चली दीपक सर। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग इन चीजों को अपने तैयारी में उतारोगे, सीखोगे और इन चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ोगे। और बाकी भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है दीपक से, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए, उनका जवाब या तो मैं या फिर दीपक आपको पर्सनली देगा। यस और सर। जरूर दीपक को कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए बेटा कमेंट सेक्शन में, बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट है और बहुत इंस्पिरेशनल इनकी जर्नी रही है। सो थैंक यू दीपक, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम थैंक यू आउट। सर। थैंक यू सर।